बुongiorno, मैं एंटोनियो ग्रामशी 1991 से 1937 तक हूँ, एक इतालवी मार्क्सवादी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार। मैं इटली की कम्युनिस्ट पार्टी पीसीआई का संस्थापक और 20वीं शताब्दी के सबसे मौलिक विचारकों में से एक माना जाता हूँ। मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार द्वारा मुझे कारावास में डाल दिया गया, जहां मैं एक कारागार बौद्धिक बन गया। वहीं मैंने अपने सबसे प्रभावशाली लेखन प्रिजन नोटबुक्स को जेल की दीवारों के भीतर रचा। इन लेखनों में मैंने नव मार्क्सवाद, न्यू मार्क्सवाद की नींव रखी और पारंपरिक मार्क्सवादी विचारों का विस्तार करते हुए यह दिखाया कि नागरिक समाज, शिक्षा, मीडिया और धर्म जैसे संस्थान किस प्रकार सत्ता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। आज मुझे सांस्कृतिक वर्चस्व, कल्चरल हेजेमोनी के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा क्रांतिकारी विचारक जिसने यह दिखाया कि स्थायी परिवर्तन केवल सत्ता हथियाने से नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और संस्थाओं को रूपांतरित करने से आता है। सोशियो एक्सप्लोरेशन में आपका स्वागत है। इस आत्मचिंतन में मैं आपको उन संघर्षों और अंतर्दृष्टियों के माध्यम से ले चलूंगा जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन और बौद्धिक विरासत को आकार दिया। मैं 22 जनवरी 1891 को एलिस, सार्डिनिया में एक साधारण परिवार में जन्मा। प्रारंभिक गरीबी और सामाजिक बहिष्करण ने मुझ में असमानता और हाशिए पर जीने वालों के प्रति गहरी संवेदनशीलता पैदा की। लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः मुझे ट्यूरिन विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। ट्यूरिन एक औद्योगिक शहर जो मजदूरों की अशांति और फैक्ट्री हड़तालों से गूंज रहा था, मेरा बौद्धिक आगार बन गया। वहीं मैं राजनीतिक सक्रियता और मार्क्सवादी सिद्धांत में पूरी तरह डूब गया और इटली के समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ गया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता को देखा, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया कि मध्यम वर्गीय मूल्यों को किस गहराई से रोजमर्रा के जीवन में बुना गया है। यहां तक कि पीड़ित और शोषित वर्ग की चेतना भी उन्हीं मूल्यों से प्रभावित थी। 1920 के दशक की शुरुआत में मैं सोवियत संघ गया, जहां मेरी मुलाकात जूलिया शचुक्त से हुई। वह एक प्रतिभाशाली रूसी वायलिन वादक थीं। हमने 1923 में विवाह किया और यद्यपि मेरी बाद की गिरफ्तारी के कारण हमारा साथ सीमित रहा, हमारे बीच एक गहरा भावनात्मक और बौद्धिक संबंध बना रहा। जूलिया मास्को में हमारे बच्चों के साथ रहीं, जबकि मैं फांसीवादी शासन के अधीन वर्षों तक जेल में बंद रहा। हमारे 2 बेटे थे, डेलियो और जुलियानो, जिन्हें मैं शायद ही कभी देख पाया। फिर भी मैंने प्रिजन से पत्र, लेटर्स फ्रॉम प्रिजन के माध्यम से जूलिया और डेलियो से एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखा। ये पत्र आज व्यक्तिगत गवाही और राजनीतिक दर्शन दोनों के रूप में माने जाते हैं। एक ऐसे पिता और विचारक की आवाज जो दूरी से टूटता रहा लेकिन आशा से जिंदा रहा। 1921 में मैंने इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी पीसीआई की सह स्थापना की, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मजदूर वर्ग का नेतृत्व अनिवार्य है। हालांकि जल्दी ही मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार के उदय ने पूरे इटली पर एक लंबी काली छाया डाल दी। 1926 में मुझे फांसीवादियों ने गिरफ्तार कर लिया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के बावजूद मैंने अपने कारावास के वर्षों को लेखन के लिए समर्पित किया। मेरी कैद के दौरान रचित कृतियां प्रिजन नोटबुक्स ने मार्क्सवादी सिद्धांत को एक नए युग के लिए पुनः परिभाषित किया। इन लेखनों में मैंने संस्कृति, विचारधारा और नागरिक समाज की भूमिका को सांस्कृतिक वर्चस्व, हेजेमोनी और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में केंद्रीय माना। इतनी कठोर परिस्थितियों में भी मैंने अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ लेखन जारी रखा। साथ ही अपने परिवार के साथ स्नेहपूर्ण पत्राचार भी बनाए रखा। मुझे मृत्यु से कुछ समय पहले ही रिहा किया गया था और 27 अप्रैल 1937 को रोम में मेरा निधन हुआ। यद्यपि मेरा शरीर दुर्बल हो चुका था, मेरी आत्मा अडिग रही। मेरे विचार, जो विरोध, संस्कृति और क्रांति में निहित थे, उस शासन से कहीं अधिक जीवित रहे जिसने मुझे चुप कराना चाहा। मुझे इटली के रोम स्थित ऐतिहासिक कब्रिस्तान चिमितेरो डेल वेरानो में सुपुर्द ए खाक किया गया।
मैं जो पीछे छोड़ गया हूं वह केवल लेखनों का संग्रह नहीं, बल्कि क्रांतिकारी विचारों, सांस्कृतिक प्रतिरोध और बौद्धिक जागरण की एक विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुझे केवल यह जानने में रुचि नहीं थी कि कौन शासन करता है, बल्कि यह भी कि वे कैसे शासन करते हैं, यानी वर्चस्व को कैसे सामान्य बना दिया जाता है, खासकर संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से। मेरे सिद्धांतों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को केवल आर्थिक आधार से उठाकर अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर्स की ओर स्थानांतरित किया, जैसे कि स्कूल, मीडिया, धर्म और बौद्धिक नेतृत्व। मेरा पहला सिद्धांत है सांस्कृतिक वर्चस्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमोनी। मेरे अवलोकन में शासक वर्ग अपनी सत्ता को केवल कानून, बल या पूंजी पर नियंत्रण के माध्यम से बनाए नहीं रखता। उसकी वास्तविक शक्ति लोगों के मन को ढालने में होती है, स्कूलों, चर्चों, अखबारों और जनसांस्कृतिक माध्यमों के द्वारा। वह एक ऐसा दृष्टिकोण गढ़ता है जो स्वाभाविक, निर्विवाद और सार्वभौमिक प्रतीत होता है। मैंने इसे सांस्कृतिक वर्चस्व कहा है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अभिजात वर्ग के मूल्य और विश्वास आम जनता का सामान्य ज्ञान बन जाते हैं। यह वर्चस्व सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। लोग अपने अधीन होने को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे डर या बल से मजबूर नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह विश्वास दिला दिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था न्यायसंगत और अपरिहार्य है। यदि हमें पूंजीवाद को प्रभावी ढंग से चुनौती देनी है, तो हम केवल प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें स्थिति युद्ध, वॉर ऑफ पोजिशन लड़नी होगी और एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वर्चस्व, काउंटर हेजेमोनी का निर्माण करना होगा। इसका अर्थ है एक नई संस्कृति का निर्माण करना जो श्रमिक वर्ग के अनुभवों में निहित हो और जो वर्तमान प्रभावी विचारधारा को टक्कर दे सके और धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग जीत सके। सच्चा क्रांति परिवर्तन, मैं मानता हूं, विचारों से शुरू होता है, एक वैकल्पिक नैतिक और बौद्धिक नेतृत्व के धीरे धीरे निर्माण से। जब लोग अलग तरह से सोचने लगते हैं, जब वे उस मिथ्या को पहचान लेते हैं जो उनके शोषण को छुपाता है, तभी वे अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं। इसलिए सांस्कृतिक संघर्ष कोई द्वितीयक मोर्चा नहीं है, बल्कि यही वह आधार है जिस पर स्थायी मुक्ति की इमारत खड़ी की जानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है जैविक बुद्धिजीवियों का सिद्धांत, थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। मैंने यह प्रस्तावित किया कि बुद्धिजीवी केवल आलीशान ज्ञान मीनारों, आइवरी टावर्स में पैदा नहीं होते। हर सामाजिक वर्ग अपने अनुभवों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाले अपने स्वयं के विचारकों को जन्म देता है। इन्हें मैं जैविक बुद्धिजीवी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहता हूं। पारंपरिक बुद्धिजीवी आमतौर पर सत्ता वर्ग की सेवा करते हैं, जबकि जैविक बुद्धिजीवी शोषित वर्गों की स्थिति को समझने और विकल्पों की कल्पना करने में उनकी मदद करते हैं। वे उस वर्ग की जीवन स्थितियों से जुड़े होते हैं और उसी के भीतर से उभरते हैं। इस दृष्टिकोण में शिक्षा एक संघर्ष का मैदान बन जाती है, जहां या तो मन को आज्ञाकारिता के लिए ढाला जाता है या मुक्ति के लिए जगाया जाता है। तीसरा सिद्धांत है स्थिति युद्ध और संचालन युद्ध का सिद्धांत, थियरी ऑफ वॉर ऑफ पोजिशन वर्सेस वॉर ऑफ मनूवर। मैंने दो प्रकार की क्रांतिकारी रणनीतियों के बीच एक महत्वपूर्ण भेद किया। संचालन युद्ध, वॉर ऑफ मनूवर, यह एक अचानक और सीधा हमला होता है राज्य सत्ता पर, जैसे कि पारंपरिक क्रांतियों में देखा गया है। उदाहरण, रूसी क्रांति। इसमें शासक सत्ता को बलपूर्वक हटाने का प्रयास होता है। स्थिति युद्ध, वॉर ऑफ पोजिशन, यह एक धीमा, धैर्यपूर्ण और सांस्कृतिक संघर्ष है जिसमें लोगों के मन, हृदय और संस्थानों को समय के साथ बदलने का प्रयास किया जाता है। मैंने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजों में संचालन युद्ध से अधिक स्थिति युद्ध आवश्यक है, क्योंकि पूंजीवाद केवल सैन्य या राजनीतिक शक्ति पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह संस्कृति, विचारधारा और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से लोगों की सहमति प्राप्त करता है। इसीलिए सच्चे परिवर्तन के लिए केवल राज्य सत्ता पर कब्जा करना पर्याप्त नहीं है, हमें नैतिक और वैचारिक नेतृत्व भी अर्जित करना होगा। यानी क्रांति केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विचारों और विश्वासों के परिवर्तन से आती है। मैंने एक आरामदायक या शैक्षणिक विशेषाधिकारों से भरा जीवन नहीं जिया।
मुझे जीवन में बड़े बड़े ग्रंथ प्रकाशित करने का विलास नहीं मिला। मेरे विचार स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि जेल की दीवारों की छाया, सेंसरशिप, गरीबी और धीरे धीरे क्षीण होते स्वास्थ्य के बीच जन्मे। फिर भी कैद में होने के बावजूद मैंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ लिखा, यह जानते हुए कि शासन गिरते हैं लेकिन विचार जीवित रहते हैं। मेरे शब्द संघर्षों से आकार लेते गए, न केवल राजनीतिक संघर्षों से, बल्कि उस व्यक्तिगत संघर्ष से भी जो अधिनायकवाद के थोपे गए मौन के खिलाफ था। 1937 में मेरी मृत्यु के बाद जो पृष्ठ मैंने जेल में लिखे थे, मेरे चिंतन, सिद्धांत और पत्र छुपाकर जेल से बाहर पहुंचाए गए। वे मेरे लिए एक नई आवाज बन गए। उस दुनिया में जहां मैं अब मौजूद नहीं था, लेकिन जहां मेरा संवाद जारी था, मजदूर वर्ग, क्रांतिकारियों और उन सभी लोगों के साथ जो यह मानते हैं कि संस्कृति तटस्थ नहीं होती बल्कि संघर्ष का मैदान होती है। अब मैं आपके सामने उन लेखनों की सूची प्रस्तुत करता हूं जिन्हें मैंने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रचा। ये केवल किताबें नहीं हैं, ये हैं विचारों के हथियार, अंधकार में गढ़े गए, जागृति की दिशा में लक्षित। 1. एलोनॉर्डिन न्यूवो, 1919-1920। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंने ट्यूरिन में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ लॉर्डिनो नुओवो, नया आदेश, की स्थापना की। यह केवल एक अखबार नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक उपकरण, एक ऐसा मंच था जहां मजदूर वर्ग अपनी आवाज उठा सके। इस प्रकाशन के माध्यम से मैंने फैक्ट्री मजदूरों के वास्तविक अनुभवों से जुड़ी क्रांति की वकालत की, जो किसी अमूर्त विचारधारा से नहीं, बल्कि श्रम, संघर्ष और एकजुटता की लय से उपजती है। 2. अवांटी और अन्य समाजवादी पत्रिकाओं में लेख, 1916 से 1926। जेल में जाने से पहले मैं एक पत्रकार था। मेरी कलम ही मेरा हथियार थी। 1916 से मैंने अवांटी, इतालवी समाजवादी पार्टी का आधिकारिक अखबार, और अन्य समाजवादी पत्रिकाओं में राजनीति, संस्कृति, शिक्षा और फांसीवाद पर लेख लिखे। ये लेख मेरे शुरुआती वैचारिक विकास को दर्शाते हैं, जहां मार्क्स, लेनिन और इटली के मजदूर आंदोलन का गहरा प्रभाव था। इनमें से कई लेख आज भी संग्रहित हैं और मेरी एक युवा क्रांतिकारी आवाज को जीवित रखते हैं। 3. क्वेदेर्नी देल कार्सेरे, जेल की टिप्पणियां, 1929-1935। जब मुसोलिनी की सरकार ने मुझे जेल भेजा, उन्हें लगा कि वे मेरे प्रभाव को रोक सकते हैं, लेकिन मैंने अपने विचारों से प्रतिरोध किया। 1929 से 1939 के बीच मैंने जेल में 43 नोटबुक्स भरीं, जो आज क्वाडर्नी हैं डेल कार्सेरे, जेल की टिप्पणियां के नाम से जानी जाती हैं। इनमें मैंने सत्ता की बनावट, विचारधारा की कार्यप्रणाली और संस्कृति की भूमिका का विश्लेषण किया। सांस्कृतिक वर्चस्व, जैविक बुद्धिजीवी, स्थिति युद्ध और अमेरिकनिज्म व फोर्डिज्म की आलोचना जैसे विचार इन्हीं में विकसित हुए। ये केवल मसौदे नहीं थे, ये प्रतिरोध की क्रियाएं थीं। चौथी लेटर्स फ्रॉम द कार्सेर, जेल से पत्र, प्रकाशित 1947, जहां प्रिजन नोटबुक्स मेरे सैद्धांतिक चिंतन को दर्शाते हैं, वहीं जेल से पत्र मेरे हृदय की गहराई को प्रकट करते हैं। ये पत्र मेरे परिवार, पत्नी जूलिया और साथियों के लिए लिखे गए थे। इनमें केवल राजनीति या साहित्य नहीं, बल्कि दर्द, संघर्ष, अपने बेटों के लिए प्रेम और दार्शनिक दृढ़ता का चित्रण है। 1947 में प्रकाशित ये पत्र आज भी उस आत्मा की झलक देते हैं जिसे जेल भी तोड़ नहीं सकी। 5. जेल टिप्पणियों के विषयगत संस्करण, प्रकाशन 1948-1951। मेरी जेल लेखनी को व्यवस्थित करना आवश्यक था। 1948 से 1951 के बीच विद्वानों और साथियों ने मेरी टिप्पणियों को 4 प्रमुख विषयों में संकलित कर प्रकाशित किया: इल मटीरियलिस्मो, स्टोरिको, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ग्ली इंटेलेक्चुआली e l'organizzazione della cultura, बुद्धिजीवी और संस्कृति का संगठन, नोट सुल मैकियावेली पर टिप्पणियां, लेटेरातूरा ए वीता नाज़ionale, साहित्य और राष्ट्रीय जीवन। इन संस्करणों ने मेरी विचारधारा को इटली और दुनिया भर में पहुंचाया, इवन जब फांसीवाद उन्हें दफन करना चाहता था। 6. सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स, अंग्रेजी अनुवाद, 1951। मेरी मृत्यु के दशकों बाद मेरी आवाज को अंग्रेजी में जीवन मिला 1971 में
सिलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स के अनुवाद के माध्यम से, जिसे क्विंटिन होआर और ज्योफ्री नोवेल स्मिथ ने संकलित किया। इसने मेरे प्रमुख चिंतन को दुनिया के सामने रखा, राज्य, नागरिक समाज, संस्कृति और विचारधारा पर। इस अनुवाद ने मेरी विचारधारा को लैटिन अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य जगहों के क्रांतिकारी आंदोलनों और सांस्कृतिक अध्ययन में स्थान दिलाया। यह संस्करण आधुनिक युग के लिए मार्क्सवाद को एक नया जीवन देने जैसा था। ये सब केवल ग्रंथ नहीं हैं, यह मेरी आत्मा की गवाही है, विचारों की मशाल, और उन सभी के लिए मार्गदर्शन जो मानते हैं कि ज्ञान भी एक हथियार है। हालांकि मैंने कभी शासन नहीं किया और न ही किसी विजय में मार्च किया, लेकिन मेरे शब्द दूर तक पहुंचे। लैटिन अमेरिका की मुक्ति धर्मशास्त्र से लेकर आधुनिक सांस्कृतिक अध्ययन तक मेरे विचारों ने उन आंदोलनों को प्रेरित किया जिन्होंने केवल आर्थिक अन्याय ही नहीं बल्कि वैचारिक नियंत्रण को भी चुनौती दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य की सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। ग्राजी ई बुओना जोर्नाता।